हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्पिता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग क्रक्स ऑफ लॉ एकेडमी। आज हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में पार्ट 9 की, जो बात करता है ऑफ द डिपॉजिट ऑफ विल की। इसमें सेक्शन, ये पार्ट देखिए इंपॉर्टेंट है पूरा ही, जो बात करता है डिपॉजिट ऑफ विल की। सेक्शन 42 कहता है डिपॉजिट्स ऑफ विल। क्या कहता है? डिपॉजिट ऑफ विल। एनी टेस्टेटर में आइदर पर्सनली और बाय ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट डिपॉजिट विद एनी रजिस्ट्रार हिज विल इन अ सील्ड कवर्ड सब्सक्राइब्ड superscribed with the name of the testator and that of his agent if any and with a statement of the nature of the document। सेक्शन 42 कहता है कोई भी टेस्टेटर पर्सनली या ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, कोई भी टेस्ट क्या करेगा, कोई भी टेस्टेटर पर्सनली या ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू किसी भी रजिस्ट्रार के पास अपनी विल को एक सील कवर में अपना नेम या एजेंट का नाम लिखकर विद द स्टेटमेंट जिसमें नेचर क्या करा गया, डिस्क्राइब होगा उस डॉक्यूमेंट का। ठीक है, ये मतलब कि कोई भी जो टेस्टेटर है या पर्सनली या किसी भी एजेंट के थ्रू क्या करेगा, जो रजिस्ट्रार के पास क्या करेगा, एक वो अपनी सील कवर में जो विल है अपने सील कवर में लेके आएगा, उसमें अपना नाम लिखेगा, एजेंट का नाम लिखेगा, नाम लिखेगा या फिर एजेंट का नाम लिखेगा जिसके द्वारा आ रहा है, किसके साथ स्टेटमेंट होगी उसमें, जिसमें क्या होगा, नेचर डिस्क्राइब होगा उस विल और डॉक्यूमेंट का, और एक सील कवर में डालकर आप पर्सनली भी क्या कर सकते हो, जाकर दे सकते हो। और इस केस में क्या होगा, जो टेस्टेटर या एजेंट के थ्रू भी डिपॉजिट करा सकते हैं हम, किसके, टेस्टेटर या एजेंट के थ्रू भी डिपॉजिट करा सकते हैं। यहाँ पर दो बात की गई, यहाँ पे सील क्या होगी, कवर में होगी, या फिर और दूसरी क्या बात की, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट भी क्या पता है, बताना होगा आपको, डॉक्यूमेंट का नेचर बताना होगा और सील होनी चाहिए कवर में। सेक्शन 42 कहता है। सेक्शन 43 कहता है प्रोसीजर ऑन डिपॉजिट ऑफ विल। On receiving such cover, the registrar, if satisfied that the person presenting the same for deposit is the testator or his agent, shall transcribe in his register book number 5 the superscription aforesaid and shall note in the same book and on the said cover the year, month, day and hour of such presentation, receipt and the names of any person who may testify to the identity of the testator or his agent and any legible inscription which may be on the seal of the cover. Subsection 2 कहता है the registrar shall then place and retain the seal cover in his fireproof box। सेक्शन 43 कहता है जैसे ही वो कवर रिसीव किया जाएगा रजिस्ट्रार के थ्रू, तो पहले जो हमने सेक्शन 42 में कवर हमने क्या किया था, डिपॉजिट किया था, डॉक्यूमेंट दिया था, वही सेक्शन 43 में वही उसी से रिलेटेड बात करी गई है। जैसे ही वो कवर रिसीव किया जाएगा रजिस्ट्रार के थ्रू, तो पहले तो रजिस्ट्रार अपने आप क्या करेगा, अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे कि जो पर्सन है उसको प्रेजेंट कर रहा है, जो पर्सन उसको प्रेजेंट कर रहा है या डिपॉजिट कर रहा है वो टेस्टेटर है या टेस्टेटर का क्या है, एजेंट है। और जो पर्सन मतलब जिसने कवर जो दिया है वो कौन है, वो ये सेटिस्फाई कर लेगा रजिस्ट्रार ऑफिसर कि वो पर्सन टेस्टेटर है या टेस्टेटर का एजेंट है। और जब रजिस्ट्रार क्या करेगा, सेटिस्फाई हो जाएंगे, तब के उस केस में क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे, ट्रांसक्राइब कर देंगे रजिस्टर बुक नंबर 5 में, और उस पर्टिकुलर कवर में किसमें, उसमें क्या लिखा जाएगा, ईयर का नाम, ईयर लिखा जाएगा, मंथ लिखा जाएगा, डे लिखा जाएगा और आवर लिखा जाएगा जब भी उसे प्रेजेंट किया जाएगा। उस पर्टिकुलर कवर में क्या क्या लिखा जाएगा, 4 चीजें लिखी जाएंगी, ईयर, साल, महीना, दिन और घंटे। ठीक है, उसे प्रेजेंट, जब भी उसे प्रेजेंट किया गया है और रिसीव किया गया है, मतलब उसकी जो किस दिन रिसीव किया गया था और किस दिन रिसीव किया गया है, किस दिन प्रेजेंट किया गया है, वो सारी डेट, डे, आर्ट मेंशन किया जाएगा। और क्या किया जाएगा, उस सील कवर में किस में करेगा, मेंशन की जाएंगी, उस किस में, सील कवर में मेंशन की जाएंगी। और वो 4 चीजें क्या क्या होंगी, इसमें 4 चीजें सील कवर में मेंशन की जाएंगी, पहली ईयर, मंथ, डे एंड आवर। और जो भी पर्सन जो टेस्टिफाई कर सकते हैं टेस्टेटर की आइडेंटिटी या एजेंट की आइडेंटिटी को टेस्टिफाई करेंगे, उनका नाम मेंशन बताएंगे। मतलब जो भी पर्सन है जो क्या कर रहा है, टेस्टिफाई कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, टेस्टेटर की आइडेंटिटी या एजेंट की आइडेंटिटी को क्या करेंगे, टेस्टिफाई करेंगे, उनका नाम उस मेंशन करेंगे। ठीक है, अब 2 क्या कहता है, जो रजिस्ट्रार होगा, रजिस्ट्रार उस सील कवर को फायर प्रूफ बॉक्स में रख देंगे सारी एंट्रीज करके। क्या कर देंगे, जो रजिस्ट्रार होंगे फायर प्रूफ बॉक्स में क्या कर देंगे, सारी एंट्रीज करके उसको फायर प्रूफ बॉक्स में रख, जो रजिस्ट्रार होगा उस सील कवर, जो सील कवर हमने रिसीव करी थी रजिस्ट्रार ने, वो क्या करेंगे, फायर प्रूफ बॉक्स में रख देंगे सारी एंट्रीज करके। ठीक है, हमने फायर प्रूफ बॉक्स की बात कहीं और भी करी थी, बताइए कहाँ करी थी, हमने सेक्शन 16 में बात करी थी फायर प्रूफ बॉक्स की, जो बात कर रजिस्टर बुक्स एंड फायर प्रूफ बॉक्सेस, जो कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है, सेक्शन 16 एक बार हम जरूर देख लेंगे इस सेक्शन के साथ।
अब बात करते हैं हम सेक्शन 44 की, जो बात करता है withdrawal of sealed cover deposited under section 42. If the testator who has deposited such cover wishes to withdraw it, he may apply either personally or by duly authorized agent to the registrar who holds it in deposit, and such registrar is satisfied that the applicant is actually the testator or his agent shall deliver the cover accordingly. Section 44 कहता है अब वो सील कवर कोई विड्रॉ करना चाहता है तो उस केस में वो क्या कर सकता है। सेक्शन 44 बताएगा, अगर टेस्टेटर विड्रॉ करना चाहता है उस सील कवर को तो वो पर्सनली अप्लाई करेगा या अपने एजेंट के थ्रू रजिस्ट्रार को अप्लाई करेगा, और अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है कि एप्लीकांट एक्चुअली टेस्टेटर है या टेस्टेटर का एजेंट है तो उस केस में वो क्या करेंगे, सील कवर को सेक्शन 44 में डिलीवर कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, सील कवर को विड्रॉ करने के लिए तो वो एप्लीकांट जो होगा, मतलब जो टेस्टेटर होंगे वो पर्सनली अप्लाई करेंगे, किसको करेंगे, रजिस्ट्रार को अप्लाई करेंगे जिसके पास उन्होंने क्या करेगा, सील कवर डिपॉजिट किया था। ठीक है, और अगर रजिस्ट्रार क्या करेंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उस केस में वो डिलीवर कर देंगे टेस्टेटर को या फिर उसके ड्यूली ऑथराइज एजेंट को। अब बात करते हैं सेक्शन 45 की। सेक्शन 45 बात करता है प्रोसीडिंग्स ऑन डेथ ऑफ डिपॉजिटर। ठीक है, अगर डिपॉजिटर टेस्टेटर की डेथ हो जाती है तो उसमें केस में क्या होता है, इफ ऑन द डेथ ऑफ अ टेस्टेटर हु हैज डिपॉजिटेड अ सील्ड cover under section 42 application be made to the registrar who holds it in deposit to open the same, and if the registrar is satisfied that the testator is dead, he shall in the applicant's presence open the cover and at the applicant's expense cause the contents thereof to be copied this into his book number 3 and subsection together when such copy has been made the registrar shall redeposit the original will. section 45 कहता है जिसने डिपॉजिट किया था अंडर सेक्शन 42 में तो एप्लीकेशन दी जाएगी, जिसके द्वारा डिपॉजिट किया गया अंडर सेक्शन 42 में तो एप्लीकेशन दी जाएगी रजिस्ट्रार को जिसके पास वो सील कवर है। एंड अगर रजिस्ट्रार क्या कर देता है, सेटिस्फाई हो जाता है कि एप्लीकांट की डेथ हो गई है तो वो एप्लीकांट की मौजूदगी में, मतलब कि जो हमारी सील कवर अंडर सेक्शन 42 में क्या हुई थी, हमारी सील कवर हमने डिपॉजिट करी थी रजिस्ट्रार के द्वारा, और अगर वो जो डिपॉजिटर है वो उसकी डेथ हो जाती है तो क्या करेंगे, जो रजिस्ट्रार को एक पर्सन क्या करेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे डिपॉजिट, मतलब जिसने डिपॉजिट किया था अंडर सेक्शन 40 में तो एप्लीकेशन दी जाएगी किसको, रजिस्ट्रार को दी जाएगी जिसके पास वो सील कवर है। और अगर रजिस्ट्रार क्या करेगा, सेटिस्फाई हो जाए कि जो एप्लीकांट की डेथ हो गई है, जो मतलब जो एप्लीकांट था जिसने डिपॉजिट किया था उसकी क्या हो गई, जो डेथ हो गई है, तो वो एप्लीकांट की मौजूदगी में उस कवर को ओपन करेंगे और एप्लीकांट के एक्सपेंस पर उसके सारे कंटेंट्स कॉपी किए जाएंगे बुक नंबर 3 में। कौन सी बुक नंबर 3 में, सॉरी कौन सी बुक में, बुक नंबर 3 में। ठीक है, अब 2 क्या कहता है, और अगर कॉपी बना लेंगे रजिस्ट्रार तो फिर उसको क्या करेंगे, रीडिपॉजिट कर लेंगे ओरिजिनल विल में। इसमें जब वो क्या कर देंगे, अगर जो डिलीवर कर दी है तो उसकी क्या कॉपी बनाएंगे रजिस्ट्रार और फिर उसको रीडिपॉजिट कर देंगे ओरिजिनल विल में। हमने सेक्शन 45 पढ़ लिया, अब बात करेंगे हम सेक्शन 46 की। देखिए सेक्शन 46 इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, 46 इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे पार्ट 10 की। पार्ट 10 बात करते हैं ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन। इसमें सेक्शन 47 49 इज इम्पॉर्टेंट। तो 47 देखते हैं, टाइम फ्रॉम विच रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑपरेट। सेक्शन 47 कहता है कि a registered document shall operate from the time which it would have commenced to operate if no registration therefore had been required or made and not from the times of its registration. Section 47 कहता है कि हमने ये पढ़ा था कि अगर सेक्शन 47 कहता है, हमने देखिए क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो उसका रजिस्ट्रेशन हमें कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा, 4 मंथ्स के अंदर करना होगा। और ये सेक्शन क्या बात करता है, ये सेक्शन बात करता है कि ये डॉक्यूमेंट ऑपरेट कब से होगा, तो ये बताएगा। सेक्शन 47 कहता है जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो ऑपरेट तब से होगा जब से वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। बुक मतलब इसमें बुक में लिखा है ना, देखिए लिखा है ना, कमेंस टू ऑपरेट इफ नो रजिस्ट्रेशन देयर ऑफ हैड बीन रिक्वायर्ड टू और मेड, मतलब तब से ऑपरेट हो जाएगा अगर उस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर नहीं होता, मतलब अगर जो डॉक्यूमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर नहीं है तो वो चलता रहता तो ये माना जाएगा, तो वो तब से ऑपरेट होगा जब से डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। क्या हुआ है, वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। इसमें नॉर्मल यही चीज़ बोली गई है नॉर्मल लैंग्वेज में कि
रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कब से होता है, ऑपरेट तब से होगा जब से वो जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ, जिस दिन से वो डॉक्यूमेंट बना है उस दिन से वो क्या माना जाएगा, ऑपरेशन में आ चुका है। अब ये किसकी बात करता है, ये बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक की। किसकी, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक की। अब देखते हैं सेक्शन 49। सेक्शन 49 क्या कहता है, सेक्शन 49 कहता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। देखिए, नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 70 और बाय एनी प्रोविजन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टू बी रजिस्टर्ड shall affect any immovable property comprised therein or confer any power to adopt or by received as evidence of any transaction affecting such property or conferring such power unless it has been registered। सेक्शन 49 कहता है सेक्शन 17 में कुछ भी लिस्ट बताई गई। हमने सेक्शन 17 में क्या हमने पहले पढ़ा था, कुछ लिस्ट बताए थे जिसमें रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी होता है। और अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर नहीं करवाते हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो सेक्शन कौन बताता है, सेक्शन 49 में बताया गया है। इन केसेस में 3 बातें बताई गई हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो क्या होगा, तो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को इफेक्ट नहीं करेगा, कोई भी पावर टू अडॉप्ट कन्फर नहीं करेगा, बोले ना अफेक्ट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्राइज इन, मतलब कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करेगा, कन्फर एनी पावर टू अडॉप्ट, कोई भी पावर टू अडॉप्ट कन्फर नहीं करेगा, और सी कहता है बी रिसीव्ड एज एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग सच प्रॉपर्टी और कन्फरिंग सच पावर अनलेस इट हैज बीन रजिस्टर्ड। और एज अ एविडेंस कहीं भी उसको नहीं लिया जाएगा, उस डॉक्यूमेंट को जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था बट हमने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसको एज एविडेंस कहीं भी नहीं लिया जाएगा। तो ये तीनों राइट्स आपके पास नहीं होंगे अगर आप रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन को नहीं करवाते हैं। जब तक कि आप रजिस्टर नहीं करवा लेते उन डॉक्यूमेंट्स को जो सेक्शन 17 के द्वारा बताया गया था कि डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, आपको जब तक वो राइट नहीं मिलेगा। अगर जैसे ही आप उसको सेक्शन 17 में जो बताई थी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के आप डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवा लेते हो, वैसे ही क्या हो जाएगा, आपके पास राइट हो जाएगा किस चीज़ का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का उसमें इफेक्ट आ जाएगा और कोई भी पावर आपके पास पावर हो जाएगी इसका आपके पास पावर हो जाएगी टू अडॉप्ट कन्फर्म, और एज अ एविडेंस वो कहीं पे भी यूज हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया, सेक्शन 47 और 49 पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे सेक्शन 60 को। देखिए सेक्शन 47 के आगे अभी जो सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके बाद इंपॉर्टेंट है सेक्शन 60। सेक्शन 60 बात करता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की। किसकी बात करता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की। आफ्टर सच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 34, 35, 38, 39 as to apply to any document presented for registration have been complied with, the registering officer shall endorse thereon the certificate containing the word registered together with the number and pages of the books in which the document has been copied। कहता है जो रजिस्टरिंग ऑफिसर एक सर्टिफिकेट देगा और उसमें जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होगा एक सर्टिफिकेट के ऊपर एक वर्ड इंडोर्स करेंगे। क्या करेंगे, सर्टिफिकेट के ऊपर एक वर्ड इंडोर्स करेंगे। वो वर्ड क्या होगा, रजिस्टर्ड वर्ड होगा। क्या होगा, रजिस्टर्ड। रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या करेंगे, एक सर्टिफिकेट के ऊपर क्या लिख के देंगे, वर्ड इंडोर्स करेंगे। उस सर्टिफिकेट पे वो वर्ड कौन सा वर्ड इंडोर्स करेंगे, जो लिखा रहेगा रजिस्टर्ड। और बुक के जिस पेज पर वो डॉक्यूमेंट कॉपी किया गया है और वो रजिस्टर्ड इंडोर्स किया जाएगा उसको क्या करेंगे, उसको रजिस्टर के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होंगे वो क्या करेंगे, एक सर्टिफिकेट के ऊपर क्या करेंगे, एक वर्ड इंडोर्स करेंगे जिसको जो होगा वो रजिस्टर्ड। और बुक के जिस पेज पर वो डॉक्यूमेंट कॉपी किया गया है, मतलब वो जो डॉक्यूमेंट जिस बुक के पेज पे कॉपी किया गया है उसको, और जो वर्ड रजिस्टर्ड किया गया वो इंडोर्स किया जाएगा उस रजिस्टर के ऊपर। ठीक है, अब 2 क्या कहता है, 2 कहता है सच सर्टिफिकेट शैल बी साइंड, सील्ड एंड डेटेड बाय द रजिस्टरिंग ऑफिसर एंड शैल देन बी एडमिसिबल फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग दैट द डॉक्यूमेंट हैज बीन ड्यूली रजिस्टर्ड इन मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट एंड दैट द फैक्ट्स मेंशन्ड इन द इंडोर्समेंट देयर रिफर्ड टू इन सेक्शन 59 हैव ऑकर्ड एज देयरइन मेंशन्ड। सेक्शन 60 कहता है सेक्शन 60 का सबसेक्शन 2 कहता है उस सर्टिफिकेट में साइन होगा, सील होगी और डेट होगी। किसके द्वारा, रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा होगा। तब माना जाएगा कि डॉक्यूमेंट ड्यूली रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक है, वो जो डॉक्यूमेंट होगा उसके ऊपर क्या होगा, साइन होगी, सील होगी और डेट होगी। किसके द्वारा होगी, रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा होगी। और फिर माना जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट है वो ड्यूली रजिस्टर्ड हुआ है। अब बात करें, देखिए हम सेक्शन 71 से आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 12
जो बात करते हैं रिफ्यूजल टू रजिस्टर की, तो हमने क्या करा, हमने सेक्शन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे हमने 71 से पहले की सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको बता दिए हैं। तो देखिए अब एग्जाम के टाइम पे आप एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है बस उन्हीं को करिए। देखिए उसी में से ही आएगा, क्योंकि हमें पढ़ने को तो देखिए बहुत कुछ है, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, बट अब इतना टाइम नहीं है कि ना कि हम वो हर कुछ को पढ़ेंगे। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ अभी आप इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखिए आप इन इंपॉर्टेंट सेक्शंस को भी कर लेंगे तो आपके अगर 7 क्वेश्चन आते हैं या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 5 क्वेश्चन में से आप एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे ना। तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर करिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।